हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12th की रसायन विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट केमिस्ट्री क्लासेस अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 देखा था, जिसमें आप लोगों ने अधिशोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो में हम आपको कोलाइड के बारे में जानकारी देंगे। कोविड-19 महामारी के चलते हुए विद्यालय न खुल पाने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने इस सत्र में पाठ्यक्रम में लगभग 30% की कमी की है। से 70% पाठ्यक्रम ही अब इस सत्र में छात्रों को पढ़ना पड़ेगा। पृष्ठ रसायन अध्याय में अधिशोषण के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में आप लोग कोलाइडी अवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे। कोलाइड टॉपिक के पाठ्यक्रम में आप लोग कोलाइड, वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद, द्रव स्नेही द्रवरोधी कोलाइड, बहुआण्विक बृहत आणविक कोलाइड तथा कोलाइडों के गुणधर्म जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन तथा स्कंदन का अध्ययन करेंगे। थॉमस ग्राहम ने विभिन्न पदार्थों का अध्ययन करने के पश्चात उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया, क्रिस्टलाइड तथा कोलाइड्स। वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट पेपर से पार निकल जाते हैं क्रिस्टलाइड कहलाते हैं, जैसे यूरिया। जबकि वे पदार्थ जिनके विलयन पार्चमेंट पेपर से पार नहीं निकल पाते कोलाइड कहलाते हैं। ये पदार्थ गोंद के समान होते हैं। कोलाइड जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द कोला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गोंद जैसा, जैसे जिलेटिन या मंड आदि। थॉमस ग्राम के पदार्थों के वर्गीकरण की यह परिभाषा आधुनिक मत के अनुसार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न विलायकों के साथ क्रिस्टलाइड तथा कोलाइड दोनों की तरह का व्यवहार कर सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्रिस्टलाइड होता है, जबकि बेंजीन या अल्कोहल में सोडियम क्लोराइड का विलयन एक कोलाइड की तरह कार्य करता है। अतः कोलाइड की आधुनिक परिभाषा कणों के आधार पर दी जा सकती है। कणों के आकार के आधार पर विलयनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। ये विलयन समांगी होते हैं। इनमें कणों को अतिसूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इनमें कणों का व्यास लगभग 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। निलंबन इस प्रकार के विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। इन कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। ये विलयन विषमांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें एक निश्चित पदार्थ के छोटे कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम में समान रूप से वितरित रहते हैं। कोलाइडी विलयन को सॉल भी कहा जाता है। इन विलयनों में विलेय के कणों का आकार 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इन विलयनों को जब हम नग्न आँखों से देखते हैं तब ये हमें समांगी दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर ये विषमांगी दिखाई देते हैं। कोलाइड का वर्गीकरण। कोलाइड का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है: प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य इंटरएक्शन के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं: द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रवरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बनाते हैं द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। इस प्रकार बने विलयन को द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन या द्रव स्नेही सॉल कहा जाता है। ये सॉल स्थायी होते हैं और किसी भी प्रकार का या कोई भी वैद्युत अपघट्य मिलाने पर ये सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। यदि किसी तरह से ये अवक्षेपित भी हो जाते हैं तो इन्हें पुनः कोलाइडी
अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जब विलायक के स्थान पर जल लेते हैं तो इन्हें जल स्नेही कोलाइड कहा जाता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन तथा गोंद आदि। ये सभी द्रव स्नेही कोलाइड हैं। द्रव विरोधी कोलाइड वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इस प्रकार बने विलयन को द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन या द्रव विरोधी सॉल्व कहा जाता है। ये सॉल्व कम स्थायी होते हैं और वैद्युत अपघट्य मिलाने पर सरलता से अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित होने के बाद इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जब विलायक के स्थान पर जल लेते हैं तो इन्हें जल विरोधी कोलाइड कहते हैं, जैसे धातु के सल्फाइड एवं हाइड्रोक्साइड आदि कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बहुआण्विक कोलाइड तथा दीर्घ आणविक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड वे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोलने पर उनके परमाणु या अणु परस्पर सगुणित होकर के एक बड़ा कोलाइडी कण बनाते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइडी कणों को बहुआण्विक कोलाइड कहा जाता है। इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था ऐसे अणु या परमाणु के सगुणन से बनती है जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। स्वर्ण कणों का सॉल्व, जैसे गोल्ड सॉल्व कहते हैं, सल्फर सॉल्व आदि इसके उदाहरण हैं। ये दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा बंधे रहते हैं और इनमें सामान्यतः जल विरोधी गुण होते हैं। दीर्घ आणविक कोलाइड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इनमें अणु बड़े आकार के होते हैं और घुलकर कोलाइडी सीमा के कण बनाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को दीर्घ आणविक कोलाइड कहते हैं। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था बनाने वाले कण सामान्यतः उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दीर्घ आणविक कोलाइड जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन आदि होते हैं। कृत्रिम दीर्घ आणविक कोलाइडों के अंतर्गत संश्लेषित पॉलीमर जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन आदि आते हैं। ये सभी जल स्नेही लक्षण दर्शाते हैं। कोलाइडी विलयनों के गुण। इस वीडियो में आप लोग कोलाइडी विलयनों के गुणों में टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन तथा स्कंदन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब प्रकाश की एक प्रबल किरणपुंज को उत्तर लेंस की सहायता से कोलाइडी विलयन पर केंद्रित करते हैं तो प्रकाश की किरण का मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है, और जब किरण मार्ग को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है तो अंधेरे वातावरण में घूमते हुए प्रकाशमान कोलाइडी कण दिखाई पड़ते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं तथा प्रकाशित पथ को टिंडल कोण कहते हैं। वास्तविक विलयनों में ये घटना नहीं पाई जाती है। हम लोगों ने देखा होगा जब गर्मी के समय में एक बंद कमरे में बाहर से कहीं सूर्य के प्रकाश की किरण अंदर कमरे में आती है तो हमें प्रकाश की किरण का स्पष्ट मार्ग दिखाई पड़ने लगता है, उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव प्रकाश के विकिरण के कारण होता है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ने के पश्चात परावर्तित हो जाती है, इसलिए कोलाइडी कण चमकदार दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वास्तविक विलयन में ये घटना नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं जिससे प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता है, अतः वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरण केंद्रित करने पर उसका मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण तीव्र गति से अनियमित गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की इस प्रकार की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। कोलाइडी कणों की इस प्रकार की अनियमित गति की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में की थी। कोलाइडी विलयनों में ब्राउनी गति का कारण रॉबर्ट ब्राउन द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सका। सन 1863 में बीनर ने इस गुण के कारण की व्याख्या की। उनके अनुसार कोलाइडी कण निरंतर परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं
और कणों पर समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण टकराने के पश्चात कोलाइडी कण अपना मार्ग बदल देते हैं और परिक्षेपण माध्यम में अनियमित ढंग से जिगजैग मोशन में गति करते रहते हैं, जिस प्रकार एक तूफानी समुद्र में जहाज जो है वो चलायमान रहता है। वैद्युत कण संचलन। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश रहता है। जब कोलाइडी विलयन को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जब कोलाइडी कणों का एनोड की ओर अभिगमन होता है तब हम इसे ऋण कण संचलन कहते हैं, और जब कोलाइडी कण कैथोड की ओर गति करते हैं तो इस प्रकार के कण संचलन को धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहा जाता है। स्कंदन या कोगुलेशन। किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाए तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को स्कंदन कहते हैं। अवक्षेपण शब्द से तात्पर्य है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कण आपस में मिलकर के नीचे बैठ जाना, ये अवक्षेपण कहलाता है, और जो अब विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं उसे हम अवक्षेप कहते हैं। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है, जिस कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं और संपूर्ण परिक्षेपण माध्यम में समान रूप से गति करते रहते हैं। विलयन में जब हम वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों के ऊपर जो आवेश होता है वो उदासीन हो जाता है और कोलाइडी कण परस्पर मिलकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। जब हम कोई वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तब विपरीत आवेश का कोई भी आयन कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन कर देता है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं और बेरियम क्लोराइड विलयन से प्राप्त बेरियम आयन आर्सेनियस सल्फाइड के ऋणावेश को उदासीन कर देते हैं और ये कोलाइडी कण आपस में इसका मिलकर के अवक्षेपित हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडी विलयनों में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर वो आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्यों की स्कंदन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। ये आवश्यक नहीं है कि एक वैद्युत अपघट्य सभी कोलाइडी विलयनों को स्कंदित कर सके। तो वैद्युत अपघट्यों की स्कंदन क्षमता के संबंध में जर्मनी के वैज्ञानिक हार्डी एवं सुल्जे ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार किसी सॉल के अवक्षेपण में अर्थात स्कंदन में कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन ही प्रभावी होते हैं तथा आयनों की स्कंदन क्षमता आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अर्थात आयनों पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे धनात्मक सॉल है कोई, उसके लिए स्कंदन क्षमता का क्रम विभिन्न आयनों का निम्न प्रकार रहता है। जैसे नाइट्रेट आयन की संयोजकता 1 है तो वो तो स्कंदित करेगा ही करेगा, लेकिन उससे अधिक स्कंदन क्षमता जो है वो सल्फेट आयन अर्थात जिसकी संयोजकता 2 है उसकी होगी। तो इसी तरह से फास्फेट की स्कंदन क्षमता उससे अधिक होती है और फेरोसाइनाइड की स्कंदन क्षमता उस सबसे अधिक होती है, क्योंकि फेरोसाइनाइड की संयोजकता 4 है। ऋणात्मक सॉल के लिए स्कंदन क्षमता का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार रहेगा। पोटेशियम आयन इज स्मॉलर देन बेरियम आयन इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम आयन इज स्मॉलर देन थोरियम आयन। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आयनों की संयोजकता बढ़ती जा रही है स्कंदन क्षमता भी उसी क्रम में बढ़ती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। इसी प्रकार की अन्य नई नई वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट केमिस्ट्री क्लासेस को
अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।